हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू दिल्ली, का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइस, चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम एक पिक्चर देख पा रहे हैं। इस पिक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे, लेट अस फाइंड आउट। English East India Company came to India as a trading company but soon became the master of many trading ports. अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AEIC। वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, लेकिन जल्दी ही भारत के बहुत सारे जो व्यापारिक बंदरगाह थे उनकी मास्टर बन गई, मालिक बन गई। हम सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हमारे इंडिया में आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारे देश के गांव और शहरों में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। Time and again the Indians complained about the activities of the British to the English crown, but they were never heard. अब हमारे जो भारतीय थे उन्होंने EEIC जो कंपनी है उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत बार जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको बताने की कोशिश की, उसको शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे जो विलियम कॉपर राइटर हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। विलियम कॉपर रोट अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ EEIC। विलियम कॉपर EEIC की एक्टिविटीज के बारे में कहते हैं, build factories with blood, conducting trade at the sword point and dyeing the white robe of innocent commercial justice rat। अब वो कहते हैं कि जो EEIC थी उसने क्या किया, जो कारखाने बनाए वे खून से बनाए, उन्होंने जो व्यापार किया वो तलवार की नोक पे किया, और दूसरा जो साफ सुथरा न्याय का प्रतीक सफेद रंग होता है उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शशि थरूर के बारे में। उन्होंने अपनी बुक इन ग्लोरियस एम्पायर में लिखा, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फेल फ्रॉम 27% to 2% as India employees made colossal fortunes, and by the end of 19th century it was Britain's biggest source of revenue। अब यहाँ पे शशि थरूर अपनी बुक में लिखती हैं, उनकी बुक का नाम है इनग्लोरियस एम्पायर, ध्यान रखें। तो वो अपनी बुक में लिखती हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके इंडिया में आने के बाद इंडिया का जो शेयर था कहाँ पे, विदेश के अंदर जितना भी हमारा निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो 27% था, जो बाद में गिर के कितना हो गया, सिर्फ 2% रह गया। क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो क्या कर रहा था, खोखला कर रहा था हमारे इंडिया को अंदर से। वो ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोर्ट का सामान होता था वो कम रेट पे खुद खरीद लेते थे, इसीलिए जो एक्सपोर्ट था हमारा वो कितना हो गया था, सिर्फ 2% रह गया था। और 19वीं शताब्दी के अंत तक तो ब्रिटेन के लिए हमारा जो इंडिया है वो क्या था, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवेन्यू, आय का स्रोत था। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, सिटीज अंडर कॉलोनियल रूल। जो शहर थे वो उपनिवेशिक जो शासन था उसके दौरान उनका क्या हाल था। हम बात करेंगे गांव के बारे में भी और शहरों के बारे में भी, कि जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हमारे इंडिया के अंदर हुई तो गांव के अंदर और शहरों के अंदर क्या चल रहा था। द पेंटिंग इन फिगर 1 शोज। अब सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने जो पिक्चर देखी थी हम उसके बारे में बात करते हैं, कि जो पिक्चर है ये दिखाती है किसको, फोर्ट एस्टी जियोर्स को। यहाँ पे कोई किला है एस्टी जोर जिसको हम बोलते हैं, और ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, EEIC के द्वारा। कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट पे, कोरोमंडल नाम का तट है वहाँ पे इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये क्या था, एक इन अ फिशिंग विलेज, एक फिशिंग विलेज था। फिशिंग विलेज का मतलब है मछली पालन यहाँ के इस गांव के लोग करते थे, नोन एज मद्रास पट्टनम। और ये जो गांव था किस रूप में जाना जाता था, मद्रास पट्टनम के रूप में जाना जाता था। इन 1939 और 1939 में द कंपनी बोट द राइट ऑफ सेटलमेंट ऑन दिस स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड। अब यहाँ पे जो कंपनी थी उसने क्या किया, खरीद लिया किसको, इस जगह को, एक छोटी सी जो स्ट्रिप थी इसको खरीद लिया। ऑफ लैंड फ्रॉम ए विजयनगर चिफ्ट, मैंने विजयनगर का कोई यहाँ पे सरदार था, उससे उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट की समझौता किया और खरीद लिया उस जमीन को, किसके लिए, एंड सेटअप इट्स ट्रेडिंग पोस्ट ऑन इट। और यहाँ पे उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया।
अब ये जो गांव है हम सभी को पता है कि समुद्र के किनारे पर था। इसका नाम था जो कि यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट पे ये सेट सेट था, ये जो गांव था। और यहाँ के लोग फिशिंग करते थे। और विजयनगर के किसी चिफ्टेन के साथ जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, उसके साथ समझौता किया और इस जगह को ले लिया। It had to build a fort around the trading post to save it from the attacks of the French East India Company। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक किला बनाना था। किसके? ये जो जगह इन्होंने ली थी ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेडिंग पोस्ट इनका था, इसके चारों ओर इनको एक किला बनाना था। इसको बचाने के लिए किससे? द अटैक ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे इस जगह को बचाने के लिए उन्हें एक किले का निर्माण करना था। दिस फोर्ट वॉज नेम्ड फोर्ट एस्टी जॉर्ज। इसीलिए जो किला बनाया गया इसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट एस्टी जॉर्ज। विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच इन 1761, और फ्रेंच की या फिर फ्रांस की आप लगा लीजिए 1761 में हार के बाद। अब 1761 में क्या हुआ? जो फ्रांस थी उसकी हार हो गई। दिस सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग बाय मर्जिंग न्यूमरस नेबरिंग विलेजेस एंड यूरोपियन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे जो इनका व्यापार था ब्रिटिश साम्राज्य का, वो एक्सपेंड होने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा। और उसने क्या कर लिया? बहुत सारे न्यूमरस जो नेबरिंग विलेज थे, जो यूरोपियन सेटलमेंट्स थी, उनको क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। एंड बाय प्रोवाइडिंग एम्पल वर्क अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारा इन्होंने जो है काम के लिए अवसर प्रदान किए लोगों को। सून इट मर्ज्ड इनटू एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन एंड बिकेम पॉपुलर एज मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई। अब यहाँ पे जैसे ही इन्होंने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाया, एक्सपेंड किया, इन्होंने विलेजेस को इसके अंदर मर्ज कर लिया, इन्होंने बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान किए लोगों को, तो जल्दी ही क्या हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन बन गया। अब ये जो जगह थी वो क्या बन गई? बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक टाउन बन गया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एज मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई। जैसे कि चेन्नई में आज जो मद्रास है वो है। Around this time, that is by the mid 18th century, Madras along with Calcutta and Bombay became the center of British power and the three gained the status of presidency cities of the British India। अब हम बात कर रहे हैं कब की? 18th सेंचुरी के मध्य की। और तब क्या हुआ? इसके आसपास मद्रास के साथ कलकत्ता और बॉम्बे जो क्या थे? सेंटर थे किसके? ब्रिटिश पावर के। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे ब्रिटिश पावर के क्या बन गई? केंद्र बन गई। द थ्री गेन द स्टेटस, और तीनों को ही क्या स्टेटस दिया गया? क्या नाम दिया गया? इनको तीनों को ही जो ब्रिटिश इंडिया था उसको उनकी प्रेसिडेंसी बोला गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रेसिडेंसी कौन से हमारे शहर थे, तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब हम बात करते हैं इन शहरों के बारे में, तीनों शहरों के बारे में। दीज सिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम द मिडीवियल टाउन्स ऑफ इंडिया दैट यूजुअली ग्रू अराउंड अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कैपिटल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर। ये जो तीनों ही शहर थे, ये मध्यकालीन जो टाउन्स थे उनसे डिफरेंट थे, उनसे अलग थे। क्योंकि जो मध्यकालीन जो टाउन्स थे वो कहाँ पे जो है ग्रू होते थे, कहाँ पे उनकी ग्रोथ होती थी, या फिर कहाँ पे उनको सेट किया जाता था? या तो कोई वो प्लेस ऑफ वर्शिप होता था, या फिर वो राजधानी का कोई शहर होता था देश का, या फिर वो ट्रेडिंग सेंटर होता था, या फिर वो व्यापारिक केंद्र होता था। दिस चेंज इन अर्बन मिलियू ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिकेम एविडेंट आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी। अब ये जो चेंज था अर्बन, जो यहाँ शहरी जो क्षेत्र था उसके अंदर जो चेंज आया था हमारे इंडिया उपमहाद्वीप के अंदर, ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया कब? 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद। When the British control over the Indian territories and trade increased gradually। कब? 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था? जो ब्रिटिश था उसने कंट्रोल कर लिया इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों पर, और जो इनका व्यापार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एट दिस टाइम सेवरल स्मॉल सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिक्लाइन। और इस समय पे क्या हुआ? जो छोटी छोटी जो सिटीज थी, शहर थे उपमहाद्वीप के, वो क्या होने लगे? खत्म होने लगे। Towns manufacturing specialized goods also lost importance due to decrease in demand for the goods they produced। और तो और इन टाउन्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स जो यहाँ पे प्रोडक्शन इनका किया जाता था, उनकी भी मांग क्या हो गई थी? बिल्कुल डिक्रीज हो गई थी। अब जो चीज़ें वो वस्तुएं जो वो बनाते थे या फिर प्रोडक्शन करते थे वस्तुओं का, उनकी मांग भी गिरने लग गई।
इसका मतलब यही है कि जो छोटे छोटे शहर थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था कंपनी की वजह से। इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी के जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम एंड ढाका ऑल्सो डेक्लाइन। अब जो 17वीं शताब्दी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स माने जाते थे जैसे कि सूरत है, मसूलीपट्टनम है और ढाका है, वो भी क्या हो गई, खत्म होने लगी। उनका भी जो व्यापार था वो डिक्लाइन होने लगा। बिकॉज द EEIC शिफ्टेड ट्रेड टू न्यू टाउन्स एंड सिटीज, क्योंकि EEIC ने क्या किया, उसने शिफ्ट कर दिया व्यापार को कहाँ पे, नए टाउन्स और सिटीज़ में, दूसरे शहरों में, दूसरे टाउन्स में उन्होंने व्यापार को स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट जो केंद्र थे, कमर्शियल जो केंद्र थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। सिमिलरली डिफीट ऑफ रीजनल रूलर्स एट द हैंड्स ऑफ द EEIC लेड टू द कोलैप्स of important political center of medieval India. By the early 20th century, only 11% Indians were living in urban areas. अब इससे क्या हुआ, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, अपने जो व्यापार कर रही थी वो अलग अलग नई नई जगहों पे कर रही थी, और जो दूसरे जो छोटे छोटे टाउन्स के अंदर, शहर के अंदर जो प्रोडक्शन होता था उनकी मांग कम हो गई। तो लोगों ने क्या किया, शहरी इलाकों से जाके उन्होंने क्या किया, वो शहरी जहाँ पे वो रहते थे शहरों के अंदर, उन्होंने उन जगहों को छोड़ना शुरू कर दिया। और बाई द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, ओनली 11% इंडियंस वर लिविंग इन द अर्बन, शहरी इलाकों में सिर्फ 11% जो भारतीय थे सिर्फ वे ही रह रहे थे। क्यों, क्योंकि वो शहर छोड़ के जा रहे थे। जब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी बिक्री ही नहीं हो रही है, उनकी आय ही नहीं बन रही है, तो वो क्या करेंगे, वैसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हो, उनकी बनाई हुई वस्तुएं बिकती हों। इसीलिए 20वीं शताब्दी के दौरान सिर्फ 11% जो भारतीय थे वो शहरों के अंदर रह गए थे। This process of the economic decline of urban areas and migration of the urban population to rural areas is described as de-urbanization। अब हम बात करेंगे कि de-urbanization क्या होता है, विशहरीकरण किसको कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर इकोनॉमिक डेक्लाइन ऑफ अर्बन एरिया, जो शहरी जो एरियाज होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति के अंदर, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ख़त्म होने से वे क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। जो अर्बन पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, उस जगह को माइग्रेट कर देती है, छोड़ देती है और कहीं और जाके बस जाती है रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में जाके। जब शहरी जनसंख्या जब शहरों को छोड़ के, आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण शहरों को छोड़ के गांव के इलाकों में जाती है, तो उसको विशहरीकरण किया जाता है, कहा जाता है। शहरीकरण क्या होता है कि गांव के लोग गांव को छोड़ के शहर में बसने जा रहे हैं, और इसके विपरीत जो स्थिति होती है कि शहर के लोग गांव में आके बस रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक जितना हमने पढ़ा कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने धीरे धीरे हमारे इंडिया के छोटे छोटे जो जितने भी इम्पोर्टेंट उन्होंने ट्रेड के पॉइंट्स बनाए, ट्रेड करने के लिए छोटे छोटे गांव वगैरह जहाँ पे उनको प्रॉफिट लगता था वहीं पे वे अपना डेरा जमा लेते थे, और धीरे धीरे पूरे देश के जगहों के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना आधिपत्य, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। चैप्टर के अंदर जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।